अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अब तक की बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के दरमियान अब ब्रेक थ्रू होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर ईरान रवाना हो गए। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि फील्ड मार्शल दौरे में ईरान अमेरिका बातचीत, खिते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना था कि दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बदस्तूर ईरान में मौजूद हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी में तैयार किया गया एक मुमकिना मुआहदे का मुसव्वदा भी मुकम्मल हो गया, जिसका ऐलान आइंदा चंद घंटों में भी हो सकता है। इस बात का इंकशाफ सऊदी अरब के सरकारी नशरियाती नेटवर्क अल अरबिया ने बाखबर और मुस्तनद ज़राए के हवाले से अपनी खुसूसी रिपोर्ट में किया है। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर इस बाखबर ज़राए ने अल अरबिया न्यूज़ को मजीद बताया कि मुसव्वदा अभी दोनों ममालिक की बाज़ाब्ता मंजूरी का मुंतज़िर है। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि हतमी मुसव्वदे की मंजूरी भी बहुत जल्द मुतवक्के है और अब चंद घंटों के बाद ही इसका ऐलान किया जा सकता है। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से यह भी कहा गया है कि मुआहदे के नाफिज होते ही फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी अमल में आ जाएगी, जिसका इतलाक ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी तमाम महाजों पर होगा। इस मुजवज़ा मुआहदे के मुताबिक ऐलान के 7 रोज़ बाद बाकी मुतनाज़ अमूर पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे, जबकि ईरान के शराइत पर अमल दरामद के बदले अमरीका बतदरीज इक़्तिसादी पाबंदियाँ नरम करेगा। तमाम रिपोर्ट में यह बात नुमाया है कि मुजवज़ा मुसव्वदे में अमरीका के अहम मुतालबात वाज़ेह तौर पर शामिल नहीं हैं, जिनमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा, अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर को बैरून मुल्क मुंतकिल करना, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करना और खित्ते में मुसल्लह इत्तेहादी ग्रुपों की हिमायत को रोकना शामिल है। इससे पहले ईरान की खबर रसा एजेंसी ने यह बताया था कि दोनों फरीक इस वक्त पैगामात और मुजवज़ा मुसव्वदों का तबादला करें ताकि किसी मुमकिना मुआहदे के लिए बाज़ाब्ता खाका तैयार किया जा सके। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा कि तेहरान मुज़ाकरात को संजीदगी से ले रहा है, लेकिन माजी के तजर्बात के बायस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं। उनके मुताबिक मुज़ाकरात की हतमी तफसीलात मुतल्लका हुकाम और मुज़ाकराती टीम की जानिब से मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा कि तेहरान मुज़ाकरात को संजीदगी से ले रहा है, लेकिन माजी के तजर्बात के बायस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं। उनके मुताबिक मुज़ाकरात की हतमी तफसीलात मुतल्लका हुकाम और मुज़ाकराती टीम की जानिब से मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। अब से कुछ देर पहले अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने भी कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। ईरान से डील पहली तरजीह है और उम्मीद है कि ईरान से मामला तय पा जाएगा। उन्होंने बताया कि हम मुआहदे पर काम कर रहे हैं, हमारे पास प्लान भी है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के लिए अब ईरान को फैसला करना है। अब दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी ये कहना है कि अमेरिका अपना हुर्मुज़ को आज़ाद बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह के तौर पर देखना चाहता है और वहाँ किसी किस्म के टोल या फीस की हिमायत नहीं करेगी। क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान को मुआहदा होने जा रहा है? इसके इम्कानात, तवक्कुआत पर बात करने के लिए सरदार मसूद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक मुस्तकिल मंदूब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में और सदर रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के। सरदार मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत अहम है। फील्ड मार्शल जो है वो ईरान गए हैं, वज़ीर दाखिला पहले से वहाँ पर मौजूद है। क्या इम्कानात जो है वो देख रहे हैं किसी मुमकिन मुआहदे के? पहला दौरे मुज़ाकरात जो हुआ था उसके बाद इस वक्त जो है हम हसास तरीन हिस्से में हैं, और इसलिए कि आपने जैसा कि पूरे तारुफ भी करवाया, तजिया भी किया कि किस तरीके से जो है कई जगहों पे ये क़यास आराई हो रही है कि बहुत जल्द किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है, और ये बात सही है। इसके लिए हफ्तों से तैयारी हो रही थी और बिलाखिर जो है तेहरान में अगर इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है और हमारी क़यादत की बात वहाँ मानी जाती है तो कोई ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसका खाका निकल सकता है जो कि जंग को फौरी तौर पर बंद कर दे, और उसके बाद जो मुश्किल मामलात हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुताल्लिक़ हों या उसके अलावा उनके जौहरी प्रोग्राम के मुताल्लिक़ हों, उनके ऊपर आगे गुफ्तगू बढ़ सकती है। और दूसरी तरफ जो है, जहाँ सेक्रेटरी रूबियो उन्होंने एक जो है खुशखबरी से भी दी है कि वो पुरुमीद हैं कि इस किस्म का मुआहिदा हो सकता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने मोहतात भी इख्तियार किया है। और
अच्छा। ये भी आपको मालूम होगा कि इसके साथ 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 जो है ओमान का भी, माफ कीजिएगा, कतर का भी एक डेलीगेशन जो है वो तेहरान में मौजूद है। जी। और ये बात भी वाज़े तौर पर कही गई है, सेक्रेटरी रूबियो ने भी कहा है और दूसरे ज़राए ने भी कहा है, यानी यहाँ तक कि जो कतर के खुद जो हुक्मरान हैं या उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा है कि असल में पाकिस्तान जो है वो प्राइमरी मीडिएटर है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। जबकि उसके साथ साथ ठीक। जो इलाकाई कुछ कुव्वतें हैं या ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन जहाँ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो पाकिस्तान लीड मीडिएटर है, प्राइमरी मीडिएटर है। यानी जो कुछ भी होगा अच्छा। वो इसी हवाले से होगा और इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। जो मामलात हैं आपको भी मालूम है, मुझे भी लेकिन मालूम है कि सरदार वो साहब, जो इसमें जो एक लेटर ऑफ इंटेंट की बात की जा रही है, अब इस हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन अब मैं जनरली आपसे जानना चाहता हूं कि इन्हिसार किन बातों पर होगा अगर अमेरिका और ईरान कोई मिडिल ग्राउंड तलाश कर लेते हैं? मिडिल ग्राउंड बहुत वाज़ेह है, लेकिन वही मुमकिन नहीं हो हाँ। रहा था। मिसाल के तौर पर जो है आपना हरमूज के ऊपर थोड़ी मुश्किल बढ़ गई हैं। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 48 घंटे में जो ईरान है जी। उसके जो IRGC नेवी है, बल्कि खुद ईरान की हुकूमत ने एक खलीज फारस स्ट्रेट अथॉरिटी कायम कर दी है। तो उसकी वजह से यह है कि उन्होंने कहा कि, और उनमें वो रकबा भी बता दिया है कि कौन सा रकबा है जो उसकी उनकी दस्तरस में होगा। ये उनकी दस्तरस में है, ओमान की दस्तरस को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जाने के लिए तैयार नहीं है। उस जो उन्होंने रकबा बताया है उसमें UAE दोनों तरफ से आता है, यानी उम्मुल कुवैन की तरफ से, फुजैरा की तरफ से, और इधर से जो है इनका कशम आइलैंड है और माउंट मुबारक है। तो ये एक उन्होंने बहुत बड़ा रकबा बताया है कि इसके ऊपर ईरान की गवर्नेंस रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है, अभी कोई दरमियानी रास्ता नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि एक अच्छा। उलझन पैदा हो रही है कि अगर ये यहाँ हो जाता है, फर्ज की टोल टैक्स की रेशिंग यहाँ कायम हो जाती है, तो ताइवान स्ट्रेट, मालाका स्ट्रेट, बाबुल मंदब स्ट्रेट, इस किस्म के और स्ट्रेट्स मौजूद हैं, अच्छा। उसमें भी ये का प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो दरमियानी रास्ता ये है ठीक है। कि इस वक्त दोनों ब्लॉकेड जो है उठ जाएं, एक आपने हरमुज की नाकाबंदी और अमेरिका का मुहासरा, और उसमें जो इसमें कानूनी मोशगाफियाँ हैं या तकनीकी अमूर हैं उनके बारे में बाद में बात की जाए। तो अच्छा। अच्छा, उसके साथ सरदार साथ साहब, इसमें ये बहुत गैर मामूली है कि हमारे वजीर दाखिला जो है वो वहाँ पर एक हफ्ते में 2 मरतबा जाते हैं, वहाँ पर रुक भी रहे हैं, फिर फील्ड मार्शल का वहाँ पर जो है वो दौरा। तो ऑप्टिक्स जो आप देखते हैं, देख रहे हैं इन विजिट्स के इंटेंट और कोशिशों के हवाले से, ये क्या सिग्निफाई करते हैं? ये यानी खुशी की बात भी है कि पाकिस्तान के ऊपर सारी बैनुल-अक़वामी बरादरी, बिलखुसूस दो फरीक़ैन जो हालत जंग में हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार कर रहे हैं। और जबकि बहुत सी क़ुव्वतें ऐसी हैं जो इस पूरे के पूरे मुज़ाकराती अमल को भी सबूताज कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो एतमाद किया जा रहा था उसको भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। इन हालात में ये हाँ। बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि यानी हमें वी मस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि अगर ये इसमें कोई इस किस्म की कोई झोल आ जाती है या कोई इस किस्म का कोई जी। ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाती है तो एकदम पाकिस्तान भी निशाना तनकीद बनना शुरू हो जाता है। हालांकि आप देखिए, आपकी क़यादत मौजूद है, नकवी साहब मौजूद हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, हमारे वज़ीर आज़म जो है चीन जा रहे हैं, और वहाँ मुझे यकीन है कि एजेंडे में सर फहरिस्त इस ये भी होगा कि किस तरीके से चीन अपना असर व रसूख ईरान के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो बाद में जो है गारंटर के तौर पर सामने आएगा। तो इसलिए ये है कि हमारी कोशिशें तो 100% हैं, और पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाना चाहिए कि तमाम मुश्किलात के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। और जब हाँ। तेहरान और वाशिंगटन दोनों से सख्त बयानात आना शुरू हो गए थे और एक दूसरे को उन्होंने फौजी धमकियाँ या फौजी अमल की धमकियाँ देना शुरू की थी, तो पाकिस्तान हिम्मत नहीं हारा और वो भारतकारी के इस रास्ते पे आगे बढ़ता रहा। और इसमें अब इस लम्हे हम पहुँचे हैं कि हम दुआ भी कर रहे हैं
और पूरी भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं कि ये सारे का सारा मामला कामयाबी की तरफ जाए। और जैसा कि आपने कहा कि एक 1 पेज 2 पेजेस का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बन जी। जाए, और उसके बाद जो है ये एक किस्म का खाका होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आगे मुज़ाकरात बढ़ सकेंगे। रोड मैप जो है वो आ जाएगा। लेकिन सरदार साहब, लास्टली ये जो स्पॉयलर्स की बार बार हम बात करते हैं, पहले भी जब दोनों को बिठाया, बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की सफारती इनका इस्लामाबाद में आना, यहाँ पर आकर आमने सामने बैठकर बात करना। अब उम्मीद एक मरतबा फिर से बंदी है। क्या तरजीहात होनी चाहिए, और जो स्पॉयलर्स हैं उनको आप इस मौजूदा इस सारे प्रोसेस में, अब जबकि ये दोबारा कोई खिड़की या रास्ता जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है, तो किस तरह से जो है वो उनको डील करना होगा? तो स्पॉयलर्स दो हैं बुनियादी तौर पर, एक हिंदुस्तान है और दूसरा इसराइल है। और हिंदुस्तान जो है हाँ। बहुत खुल कर मुखालफत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना के अरकान, या उसके अलावा जो है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, उन्होंने बहुत मुखालफत की है। और मेरा ख्याल है कि काबिल तवज्जो नहीं है, उसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज़ कहीं सुनाई नहीं ठीक। दी। दूसरी तरफ जो इसराइल है, उसने ये मसला उठाया है, लेकिन पसे पर्दा ज़्यादा उठाया है। और जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उनकी बजाय जो उनके एक साबिक़ वज़ीर आज़म ने ये मसला उठाया था। पाकिस्तान इतने अहम हाँ। फरीज़े को निभा रहा है कि उसे किसी सूरत में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल पाकिस्तान का तर्ज अमल भी यही रहा है कि वो इस गैर ज़रूरी बहस में उलझने की बजाय, या इन अमूर के ऊपर तवज्जो देने के बजाय, वो अपना काम कर रहा है जो एक बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी है, और जिसकी हिमायत अक़वाम मुत्तहिदा ने भी की है, यूरोपियन काउंसिल ने, यूरोपियन यूनियन ने की है, चीन, रूस और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और खलीजी रियासतों ने, मिस्र और तुर्की ने भी की है। तो जब आपके पीछे इतनी बड़ी जी। कोalition हो, तो आप ये जो दो ठीक। तीन ममालिक के बात कर रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो राइट। नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक सीनियर सफारतकार कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बजट आने वाला है और हुकूमत ने अवाम पर एक और बोझ डाल दिया है। उगरा ने मई के लिए LNG की कीमतों में 28% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सुई सदरन के लिए LNG की कीमत में $3.51 फी MMBTU का इजाफा किया गया है, जिसके बाद सुई सदरन के लिए LNG की नई कीमत $16.04 फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह सुई नदरन के सिस्टम के लिए LNG जो है वो $3.43 फी MMBTU महंगी हो गई है, जिसके बाद सुई नदरन सिस्टम पर जो LNG की नई कीमत है वो अब $16.98 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। अब मईशत के हवाले से जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो बदस्तूर बरकरार है। खिते की सूरत हाल की वजह से जो तवानाई की कीमतें हैं उनमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, और ये जो सूरत हाल है वो महंगाई में भी इजाफा कर रही है। मुल्क में जो महंगाई की मजमूई सालाना शरह है वो 14.47% पर आ गई है। दूसरी तरफ IMF ने जो है वो पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो आइंदा बजट में टैक्स नेट को वसी करे, टैक्स इंतज़ाम को बेहतर बनाए, अखराजात की कारकर्दगी बढ़ाने और वफाकी और सूबाई सतह पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के असूलों पर अमल करते हुए मालियाती इस्तेहकाम की पॉलिसीज़ को जारी रखा जाए। बजट मुज़ाकरात के लिए IMF के मिशन ने जो है वो 13 से 20 मई तक इस्लामाबाद का दौरा भी किया था, और इस बजट पर जो है वो बात भी हुई थी। अब आने वाले बजट में तरजीहात क्या होनी चाहिए, और सबसे अहम बात कि जो तवानाई की कीमतें हैं और दूसरी तरफ महंगाई का मामला है, हुकूमत को इस पर क्या करना चाहिए। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, माहिर मईशत से इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले ये जो IMF के साथ बातचीत मुकम्मल हुई है, हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है, और उसमें एक चीज़ जो सामने आई वो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से थी कि उसकी जो कलेक्शन है वो अब टारगेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। आपको लगता है कि हुकूमत के पास पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के अलावा और जो है वो अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पेट्रोलियम लेवी को हमने हद से ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले
यही प्रोडक्ट्स जिस पर पेट्रोलियम लेवी आज है वो सेल्स टैक्स के निज़ाम में थे, और उस वक्त जो टैक्स रेट था 18% था, और आज भी 18% है। मगर हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने ये चाहा कि हम इसको डिविजिबल पूल से टैक्सेस से निकाल लें, पेट्रोलियम लेवी के नाम से एक नॉन टैक्स लगा दें और उससे 100% रेवेन्यू हासिल करें और टैक्स रेट को और नॉन टैक्स जिस कहकर इसको बढ़ाते जाएं। और आज पोजीशन ये है कि तकरीबन 2 गुना रेट है, 35 से 40% हो चुका है पेट्रोलियम लेवी का रेट। ये सरासर नामुनासिब है, इसलिए कि ना सिर्फ ये इसके नतीजे में आपके पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, मगर साथ साथ आप ये देखिए, और हाई स्पीड डीजल, ये देखिए कि तकरीबन हर चीज, हर अशिया की कीमत, खाने पीने की, उसमें इजाफा इसलिए हुआ है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स बढ़ गए हैं। और अफरात ज़र की रफ्तार जो जंग से पहले 5% के लगभग थी, आज वो 15% तक जा चुकी है। तो ये सरासर नामुनासिब मूव था। इनडायरेक्ट टैक्स, हालांकि गवर्नमेंट इसे नॉन टैक्स कहती है, मगर IMF इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहती है। तो किसी निज़ाम में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना ज़्यादातर नामुनासिब होता है, और ख़ास तौर पे ऐसा आइटम या आइटम्स पर लगाना जिससे आम घरानों को बुरा असर पड़ता है, ये सरासर गलत पॉलिसी है। इसको वापस 18% पे ले जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि हुकूमत एक आसान रास्ता देखती है और हुकूमत कहती है कि शायद इसके अलावा कोई और उनके पास तरीका भी नहीं है टारगेट पूरा करने का। तो तवानाई की जो कीमतें हैं, ख़ासतौर पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, वो तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अगर लेवी पर इन्हिसार ना किया जाए तो फिर और क्या किया जा सकता है? सबसे पहले जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान में, वो ये नहीं कि जो टैक्स के रेट हैं वो बढ़ाते जाएं, जिस तरह हमने सैलरी क्लास और कॉर्पोरेट सेक्टर पे बेश, और मैन्युफैक्चरिंग जो लार्ज स्केल सेक्टर है, बेतहाशा बोझ डाला हुआ है। हमें ये करना चाहिए कि टैक्स बेस के निज़ाम को फैलाएं और ऐसे ऐसे सेक्टर्स और शोबों को ले आएं जहां टैक्स ना होने के बराबर है। क्लासिक एग्जांपल है आपके बड़े बड़े प्रॉपर्टीज। अब आप ये सोचिए कि हमारे लॉज के तहत 6 टैक्सेस लगा सकते हैं आप प्रॉपर्टीज पर, और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ये कम से कम 1% GDP का देते हैं। हमारे यहाँ मुश्किल से खींच खांच के 0.3%। इसमें बहुत गुंजाइश है। अब ख़ास तौर पे अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स और आपका जो कैपिटल वैल्यू टैक्स वगैरह, इन सबको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये प्रोविंशियल लेवल पे डेवलप होते हैं तो उससे प्रोविंशियल कैश सरप्लस में इजाफा होता है, जिससे ओवरऑल डेफिसिट कम हो सकता है। दूसरा शोबा जिस पे IMF बहुत जोर दे रहा है, और आने वाले बजट में 400 अरब एक्स्ट्रा उन्होंने मांगे हैं प्रोविंशियल रेवेन्यू से, वो है आपका ज़री शोबे पर इनकम टैक्स। 2 साल से इस पे काफी काम होता रहा है, लॉ नया ले आए हैं, मगर कलेक्शन ना होने के बराबर है। जबकि ये अगर आप इसको बड़े बड़े जमींदारों से आप टैक्स हासिल करें वही रेट पर जो बाकी पर्सनल इनकम टैक्स में होता है, तो तकरीबन 800 अरब रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं आप, और इस वक्त मुश्किल से 5 से 10 अरब हासिल कर रहे हैं। इस वक्त IMF ने कहा था कि 300 अरब पिछले साल से पहले आप जनरेट करें, खींच खांच के, चूंकि देयर इज लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज नो प्रॉपर इनवॉइसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस वगैरह वगैरह। नतीजा ये है कि 40 करोड़ अरब हासिल कर पाए। देयर इज अ ह्यूज शॉर्टफॉल। सो देयर आर पोटेंशियल बहुत है। टैक्स बेस को आगे ले जाएं, निजाम को ज्यादा इंसाफ की तरफ ले जाएं और डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएं। इनडायरेक्ट टैक्सेस से बिल्कुल ठीक हटके उनको कम करना शुरू करें, खास तौर पे पेट्रोलियम लेवी। राइट।
राइट, लेकिन डॉक्टर साहब अब ये जो पेट्रोल की कीमत से जुड़ा जो एक और इशू है वो महंगाई वाला है, और ये भी हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं अब जो सूरत हाल बनी है उसकी वजह से ये उससे कहीं ऊपर चली गई है। इन्फ्लेशन रेट जो है 15% तक पहुंच गया है। यहाँ पर क्या करना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि ये पहले की तरह जिस तरह से 30-35% पर जो है वो ये पहुंच गया था मामला, अब कहीं खुदा ना खास्ता उसी तरह की सूरत हाल ना हो जाए। खुदा न खास्ता देखिए, बात यह है कि ये एक मरतबा पहले आपने जिसका बहुत मुनासिब जिक्र किया 2022-23 में अफरात-ए-ज़र की रफ्तार तकरीबन 30% तक जा चुकी थी, और उसकी वजूहात वही थी आगाज में कि यूक्रेन रशिया की जंग जब शुरू हुई तो तेल की कीमत जो है जिस तरह आज है तकरीबन 40 से 50% बढ़ चुकी थी, और उससे काफ़ी इजाफा हुआ हमारे यहाँ भी पेट्रोल और उसमें हाई स्पीड डीजल की कीमतों वगैरह में। साथ साथ उस साल ये हुआ था कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और उसके नतीजे में हमारे रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे। हम दिवालिया के तकरीबन करीब आ चुके थे। तो रुपए की कदर में 30 से 40% कमी लाया था स्टेट बैंक ने। इस साल अलबत्ता तेल की कीमत बढ़ने की वजह से अफरात-ए-ज़र में इजाफा ऑलरेडी नजर आ रहा है, मगर अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की रिजर्व पोजीशन बेहतर है। इस वक्त 17 अरब डॉलर के करीब हो चुके हैं, और ये कायम रहें तो अगले साल रुपए की कदर मुनासिब तरीके से एडजस्ट होनी चाहिए, बट 30-40% तो यकीनन नहीं होगी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अफरात-ए-ज़र की रफ्तार डबल डिजिट तो ज़रूर रहेगी, मगर ये रेंज जो है 15 से 17-18% की रेंज में। ठीक है। और अब लास्टली मैं बजट के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ सेक्टर्स आपको लगते हैं जिसको हुकूमत को चाहिए कि उनको जो है वो रिलीफ दे? अगर वो हैं तो वो कौन से सेक्टर्स होने चाहिए? सबसे पहले जो मैं जिक्र कर चुका हूँ कि टैक्स बेस को बैलेंस करना है, और आपको सैलरी क्लास को भी कुछ रिलीफ देना है, और ख़ास तौर पे जो लोअर मिडिल इनकम के लोग हैं, आपने एग्जेम्पशन लिमिट काफ़ी अरसे से 6 लाख पे सेट कर रखा है। अब वक्त आ गया है कि क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन को देखते हुए तकरीबन 1.5 लाख तक ले जाएं। दूसरी तरफ आप जो बड़े लोग हैं इनकम के लिहाज से, टैक्स रेट इंडिया बांग्लादेश वगैरह में 30% मैक्सिमम है, हमें भी शायद उसको 30% पे लाना पड़े। इस वक्त 30-35% है। दूसरी तरफ जो हमें करना है, और जिस पे IMF ने हमें बिल्कुल पहले ही कह दिया है और सपोर्ट किया बहुत मुनासिब, कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो क्वार्टरली स्टाइपेंड है उसको इन्फ्लेशन से इंडेक्स करें और उसे सिग्निफिकेंटली अगले साल बढ़ाएं। ये बहुत मुनासिब मूव होगा, और उसके नतीजे में जो अफरात-ए-ज़र का इम्पैक्ट आ रहा है कुछ हद तक उसको एकोमोडेट कर लेंगे हमारा गरीब तबका। बिल्कुल ठीक है। हफीज़ पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों में वापसी पर गौर करना शुरू कर दिया है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने कायमा कमेटियों में वापसी के लिए एक करारदाद पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखी, और अक्सर पार्लियामेंटेरियंस ने करारदाद की हिमायत की। बानी चेयरमैन इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई को मरकजी तरजीह करार दिया गया। करारदाद में बानी की सेहत, सिक्योरिटी और ज़ाती मॉलेज तक रसाई का मुतालबा भी पेश किया गया। अब गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में 6 घंटे से ज़ायद तक जारी रहा। पार्लियामानी पार्टी ने महमूद खान नचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के हक़ में एक करारदाद मंजूर की। अपोजिशन की पार्लियामानी पार्टी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान नचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दे दिया, और कहा कि ये जो फैसला करेंगे पार्लियामानी पार्टी को कबूल होगा। पार्लियामानी पार्टी इजलास के बाद महमूद खान नचकज़ई का यह कहना था कि हमने फैसला किया है कि हम तहरीक चलाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर का कहना था कि पार्लियामानी पार्टी ने मुश्तरका तौर पर कहा है कि हमें माइनस बानी मंजूर नहीं।
हर उस कोशिश की भरपूर मजम्मत की जाएगी जिसमें माइनस इमरान खान होगा। उनका यह भी कहना था कि मेरे नोटिस में लाया गया है कि शेर अफजल मरवत ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पटिशन दायर की। ये एक साजिश की जा रही है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला कौन होता है, इसकी इजाज़त सिर्फ बानी चेयरमैन देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े ये मामलात और इस पर बात करने के लिए पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख फ़कास अकरम साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उस हवाले से मजीद बात करते हैं। शेख साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शेख साहब, सबसे पहले तो ये जो कायमा कमेटियों में वापसी के हवाले से बात हो रही है, क्या वाकई पार्टी कोई गौर कर रही है, कोई देख रही है सिचुएशन को कि वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखें, ये अब आपके पास आपने सारी करारदाद के हवाले से आपने सारी रुदात सुना दी है। बात ऐसे है कि डिस्कशन वहाँ जरूर हुई है। वो जो पार्लिमानी पार्टी के अंदर अली असर खान साहब ने ये जो करारदाद और ये सारा एजेंडा सामने रखा और उसमें इसके ऊपर डिस्कशन हुई, उसमें एक ये पॉइंट भी था और उसमें लोगों की मुख्तलिफ आरा भी सामने आई। सब 100% किसी ने नहीं कहा कि हमें वापस जाना चाहिए और उन्होंने फिर एक कमेटी सी जो है तश्कील दी है कि हम इमरान खान साहब के पास दोबारा ये प्रपोजल भेजेंगे। तो ये मामला है पार्लिमानी पार्टी का। उन कमेटियों के हवाले से पार्टी की पोजीशन इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह है और वो कोई मुख्तलिफ नहीं है पार्लिमानी पार्टी की पोजीशन से, और वो ये है कि नोबडी इन दिस पार्टी, वेदर इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी और इट्स अ पार्लियामेंट्री पार्टी, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि इमरान खान साहब की दी हुई डायरेक्शन को ओवर रूल कर सके। सो इट वाज अ वेरी गुड स्टेप बाय दी पार्लियामानी पार्टी कि उन्होंने कहा तो इसका आप ये कह रहे हैं कि इट इज सब्जेक्टेड टू खान साहब अप्रूवल, ये जो है वो वापस आने या ना आने का फैसला? बिल्कुल, खान का जो कहा हुआ डायरेक्शन है वो खान ही वापस ले सकता है ना। पीछे कौन बैठा है पार्लियामानी पार्टी दे जितना ताकतवर जड़ा खान तो हो गया तो उन्हें कहना वापस हो जाओ तो वापस हो जाओ। पार्लियामानी पार्टी की अगर राय है लेकिन सर पार्टी ने भी तो अपनी इंटेंट शो करनी है। देखें जो लोग हैं वो उनकी भी तो कोई इंटेंट होगी ना कि वो क्या समझते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो खान साहब तक वो इन्होंने कमेटी बनाई, उसके थ्रू वो पहुंच जाएंगी आगे। खान साहब उस पर फैसला कर लेंगे कि उन्होंने इसको रिवर्स करना है या नहीं करना है जब कभी मुलाकात होती। अच्छा, सिंपल, ठीक है। हाँ। अच्छा, कल जो इजलास हुआ उसमें महमूद खान अचकजई अल्लामा नासिर अब्बास के हक में करारदाद भी हुई, इख्तियार भी दे दिया मुज़ाकरात का। जब हम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करने का इख्तियार दे दिया तो शेख साहब अभी पार्टी के अंदर क्या थिंकिंग है? पार्टी किन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर, किन कंडीशंस के ऊपर क्या मुज़ाकरात करना चाहती है? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो देखे ना, आई एम द पार्टी एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सो आई विल टेल यू व्हाट पार्टी का ओपिनियन है। जी और पार्टी का वही ओपिनियन है जो इमरान खान की डायरेक्शन है। इट कैन बी नथिंग बट दैट। एंड वो ये है, इमरान खान साहब का जो मैसेज आया अंदर से उसमें चीजें बड़ी वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने अचकजई साहब को ऑलरेडी और राजा नासिर साहब को ये इख्तियार दिया है। तो पार्लियामानी पार्टी ने उस इख्तियार की तौसीक की होगी ऑब्वियसली कि जी खान साहब ने कहा है जी असी भी राजी हैं इस गल। ऑब्वियसली जब खान साहब इख्तियार दे चुके हैं उनको ये बात करने का, तो उन्हें ये इख्तियार और किसी से तो नहीं लेना, ठीक है ना सर? तो आई डोंट नो ये आपके पास इस चीज का मतन कैसे आया है, क्योंकि मुज़ाकरात जो है उनकी परमिशन या मुफाहमत जिसे हम कहते हैं, मुफाहमत एंगेजमेंट मुज़ाकरात एक ही चीज है ना सर। वो खान साहब ऑलरेडी उनकी डिस्कशन पे छोड़ चुके हैं कि जी तुसी मुज़ाहमत करनी है या मुफाहमत करनी है, इहदा फैसला तुसी तो बुजुर्ग आपस में कर लो। ठीक हो गया सर। स्ट्रीट मूवमेंट का हक उसको लगाया नौजवान को, सुहेल आफरीदी को, वो वहां फैसला हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को तो उस ट्वीट के अंदर ये याद रखें आप कि वाज़े तौर पे खान साहब ने रोका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल नॉट इंडल्ज इन एनी एंगेजमेंट और नेगोशिएशन विद फॉर्म 47 की हुकूमत, जिस ट्वीट में उन्होंने इख्तियार दिया है अचकजई और राजा साहब को, जिस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि सुहेल आफरीदी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट का इंचार्ज है, उसी ट्वीट में आपने अपनी पार्टी को, खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि तुसी इन्हां 47 वालियां दे नाल एंगेज नहीं करना।
सो इन्होंने अपनी जो भी इंटेंट है, तमाम एमएनएज में 6 से 8 घंटे की मीटिंग हुई और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। एक एक एमएनए को बोलने का मौका मिला, खुल के लोगों ने दिल की बात की है। अच्छा जही साहब मौजूद थे, राय साहब मौजूद थे, इन्होंने अपने दिल की बात, नुक्ते नकात जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो सारे उनको बता दिए हैं और अब वो उस पर आगे बात कर सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन अब आपने ये तो बात कर दी कि हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। अब हुकूमत से जब बात नहीं होगी तो फिर तो सारी चीजें, देखिए शेख साहब, आपका वो फैसला पार्लिमानी कमेटियों वाला वो भी इससे जुड़ा था, पार्लिमान के अंदर क्या किरदार होना चाहिए वो भी जो है वो इससे जुड़ा था। सो हम एक बेस लाइन आप सेट कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इससे कोई एंगेजमेंट जो है नहीं होगी, तो फिर मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो बातचीत या मामलात वाली बात है ये आगे कैसे चलेगी। जी सर आप बताइए, सर बताइए। हाँ जी जी सर, मैंने ये कहा कि खान साहब ने जहां पीटीआई को रोका वहां ये इख्तियार पीटीआई की बजाय अचकजई साहब को और राजा साहब को दे दिया। अच्छा, कि यू कैन डिसाइड ईदर यू वांट टू प्रोटेस्ट ओके और यू वांट टू एंगेज, कीपिंग इन व्यू हालात। आप जो फैसला करना चाहते हैं आप कर लें और आप मुफाहमत करना चाहते हैं तो उसकी डिस्क्रेशन है आपको। खान ने अथॉरिटी दी है उनको, खान ने हमें रोका बट द सेम टाइम उनको कहा कि आप कर सकते हैं अगर आप बेहतर या मुनासिब समझते हैं तो। ठीक, हाँ ठीक है। अच्छा शेख साहब, एक और इशू जो कल से आया हुआ है मीडिया में भी, वो शेर अफजल मरवत की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पिटीशन है, ये आपके ख्याल में क्या हो रहा है? नहीं सर, शेर अफजल साहब इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्टी एनी मोर। जिस बात का वो खुद टीवी के भी कई दफा इकरार कर चुके हैं और उसके ऊपर वो चीजें सारी ऑन रिकॉर्ड है, आपके सामने है। अब उसमें ये है कि उन्होंने, क्योंकि कल से यही चीज डिस्कस हो रही है, उन्होंने एक पिटीशन की है। उस पिटीशन के बाद नेचुरली लोगों की तवज्जो जो है वो अली अमीन खान की तरफ हुई और अली अमीन खान ने फौरन जैसे ही वो पिटीशन की कॉपी बाहर आई उससे लातल्लुकी जो है वो उसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है और ना मेरा इससे कोई अमल दखल है और मैंने जो भी रेजिग्नेशन वाली हिदायत थी खान साहब की, मैंने उसके ऊपर अमल किया। अल्लाह खैर से उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया इस सारी इशू से। अच्छा राइट, तो इससे बढ़कर आपको लगता है इसमें कुछ नहीं है? सर देखो, साढ़े जिले वकलान है, जो साढ़े पार्टी के वकलान है, लीगल कमेटी है ना जिसको सलमान के राजा साहब हेड करते हैं, उसमें बहुत से वकील रहते हैं। उनकी ओपिनियन तो ये है कि इट्स नॉट मेंटेनेबल। अच्छा ठीक है, तो मगर अब आगे देखें अदालतें, आपको पता है अदालतों के 26वीं 27वीं तरमीम के बाद क्या मामलात हैं और वो क्या है, इसके ऊपर हम इससे ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी इज नॉट टेकिंग इट सीरियसली। पार्टी के अगर किसी आदमी ने कोई एडवेंचर किया है तो वो जाने, उनका काम जाने, हम उसके ऊपर क्या बात करें। हमने तो ये देखना है कि हमारा एमपीए है अली अमीन खान, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक, वापस इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जाते जाते कुछ मौसम की अपडेट देते चले। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने सिंध भर में शदीद गर्मी की लहर के हवाले से एक अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 25 मई से बालाई फ़िज़ाई इलाकों में हाई प्रेशर सिस्टम बनने के बाद सूबे के बेशतर अजला शदीद हीट वेव की लपेट में जो है वो आ सकते हैं। 25 से 31 मई के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि बाज़ शहरों में तो पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और दादू में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है, जबकि कराची में भी आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें आने के बाद।